कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आर्टिकल 20 को लेते हैं। आर्टिकल 20 एक प्रमुख आर्टिकल है। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 की कुछ विशेषता पूछी जाती है कभी कभार। इसकी विशेषता बताइए। सभी आर्टिकलों की विशेषता रहती है, परंतु ये दो आर्टिकल ऐसे हैं जो आपातकाल के समय में भी ये इनका उपयोग कभी समाप्त नहीं होता है। मैं आपातकाल जब बताऊंगा आपको, वो भी 352 जो आर्टिकल है उसके तहत जो 3 शब्द बोले गए हैं, युद्ध, आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इन 3 आधारों पर जब आपातकाल लगता है, और खासकर दो जो ऊपर के दो, युद्ध, आक्रमण के आधार पर जब मौलिक अधिकार के विषय में आर्टिकल 359 में कहा गया कि राष्ट्रपति एक आदेश जारी करेगा और उन आर्टिकलों को निष्प्रभावी बना सकता है जिन जिन आर्टिकल को वो चाहता है। तो उसमें वो आर्टिकल 20 और 21 को निष्प्रभावी नहीं बना सकता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 44वें संविधान संशोधन के तहत बातें जोड़ दी गई। क्यों जोड़ दी गई है? क्योंकि इन्हीं आर्टिकलों का उपयोग जब नहीं कर पाए व्यक्ति, जब 25 जून 1975 को संविधान जो का गलत उपयोग करके, मिस यूज करके, संविधान की गुण बातों का गलत यूज करके आपातकाल लगाए, तो कई सारे लोगों का जीवन जीने का अधिकार और अपराध के विरुद्ध संरक्षण, मतलब अपराध के पश्चात गिरफ्तारी से संरक्षण, जो आर्टिकल 20 कहता है, उसका मिस यूज किया गया। तो उसके कारण ये बातें सामने आई कि भैया ये आर्टिकलों को थोड़ा बहुत हमें, अगर 352 आर्टिकल के तहत अगर आपातकाल लगता है तो उसको हमें क्या करना चाहिए, आगे भी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जीवन जीने का अधिकार और अपराध के बाद जो संरक्षण मिलना चाहिए वो सब चीजें लागू रहनी चाहिए। नहीं तो व्यक्ति का गैर यूज हो सकता है, राजनीतिक रूप से उसके ऊपर कहीं ना कहीं लांछन लग सकते हैं और एक सीमा से ज्यादा दंडित किया जा सकता है। इसलिए आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दोनों ही निष्प्रभावी नहीं होते हैं आपातकाल के समय में। आर्टिकल जो 20 है, ये आर्टिकल 20 मुख्य रूप से अपराध के पश्चात संरक्षण की बात करता है। अपराध के पश्चात संरक्षण मतलब अपराधियों को संरक्षण देकर बढ़ावा देना, ये नहीं है, बल्कि कुछ अन्य बातें हैं जो 3 सेंटेंसों में उन्होंने कही है। तो 20 का 1, 20 का 2 और 20 का 3, ये 3 बातें आर्टिकल 20 में कही गई है। हम उन्हीं बातों को अब एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, क्या क्या बातें कही गई है, क्या क्या बातें नहीं कही गई। तो आर्टिकल 20 का 1 थोड़ा सा ध्यान से याद रखिएगा। आर्टिकल 20 का 1, किसी भी व्यक्ति, क्योंकि ये अधिकार किसे प्राप्त है? व्यक्ति को, ना तो नागरिक को। किसी भी व्यक्ति को तभी अपराधी माना जाएगा जब उसके द्वारा किया गया कृत्य, जिस समय में उसके द्वारा किया गया कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है। बात समझ में आए? मतलब तभी किसी भी व्यक्ति को अपराधी माना जाएगा जब उसके द्वारा किया गया कृत्य किस श्रेणी में आता है? अपराध की श्रेणी में। मतलब तब जब उसने ऐसा कोई काम किया है। और दूसरी बात, आर्टिकल 20 के 1 में कहा गया, उसे उस अपराध के लिए उतनी ही सजा दी जाएगी जितनी अपराध करने के दौरान, याद रखिए, अपराध करने के दौरान विधि में
लिखी हो। ये दो बातें एक साथ एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। कोई भी किया गया कृत्य यदि अपराध की श्रेणी में आता है तो ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा, जब उसने वो अपराध किया हो उस समय। ठीक है, उसे उस अपराध के लिए उतनी ही सजा दी जाएगी जितनी अपराध के दौरान विधि में लिखी गई हो। यहां पर से एक बात आपको समझ में आना चाहिए, उसके लिए दो शब्द है, एक है भूत लक्ष्मी प्रभाव और एक है भविष्य लक्ष्मी प्रभाव। ये दो शब्द है। भूत लक्ष्मी प्रभाव का मतलब कुछ कानून ऐसे रहते हैं बेटा जो बैक डेट से प्रभावी बनाए जाते हैं। जैसे कानून दो प्रकार के रहते हैं, एक रहता है सिविल और एक रहता है आपराधिक। तो सिविल कानूनों को प्राय बैक डेट से भी पारित किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। जैसे कर वाला कोई अगर मामला है, जैसे जीएसटी वाला अगर कोई मामला है, तो उसके बैक डेट से पारित किया गया कि वर्तमान में जो जीएसटी की दर है 5, 18 या 28, ये जो दर है 0 तो 12, इसमें से कुछ जो वस्तु है उसके ऊपर जो जीएसटी दर लगती है उसे हम 1 जनवरी 2020 से लागू करेंगे। मतलब अब जिन जिन लोगों ने उन दर के ऊपर अधिक टैक्स दिया है तो उनको रिटर्न हो जाएगा। तो मतलब इस प्रकार के कानून को कहा जाता है भूत लक्ष्मी प्रभाव। भविष्य लक्ष्मी प्रभाव मतलब कानून आज पारित हुआ, आज लोकसभा राज्यसभा से पारित हुआ, राष्ट्रपति के पास भेजा गया और राष्ट्रपति के पास भेजे जाने के बाद में उसे उस डेट से या आगे आने वाली डेट से जब उसको प्रभावी बनाया जाता है उसे कहा जाता है भविष्य लक्ष्मी प्रभाव। तो ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपराधी तभी माना जाएगा जब उसके द्वारा किया गया कृत्य किस श्रेणी में आता हो, अपराध की श्रेणी में आता हो। तो मतलब ये मामला आ रहा है भविष्य लक्ष्मी या आपराधिक मामलों से, सिविल मामलों से संरक्षण की बात नहीं कह रही, ये कह रहा है कौन से मामलों से, आपराधिक मामलों से, क्रिमिनल केसेस के मामलों से। यहाँ पर आ रहा है कि अगर उसके द्वारा कोई ऐसा कृत्य किया हो जो उस कृत्य करने के दौरान अपराध की श्रेणी में आता हो तो ही उसको सजा मिलेगी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उसके पहले राजाओं का जब शासन था तो कई बार कानूनों में मन चाह फेरबदल करके व्यक्ति को सजा दी जाती थी। और फिर आगे लिखा गया कि उसको उसके लिए उतनी ही सजा मिलेगी जितनी कानून में उस समय में लिखी गई, उससे ना ज्यादा ना कम, क्योंकि इसका गैर यूज हो सकता था। कोई राजनेता जिसके बच्चे कोई ऐसा कृत्य करे है जिसने जो अपराध की श्रेणी में आता है, अगर आर्टिकल 20 में लिखी 1 में लिखी गई दूसरी बातें नहीं होती तो स्वाभाविक रूप से 6 साल की सजा को वो 1 दिन में बदल सकता था और अपने बच्चे को छुड़वा सकता था। परंतु यहाँ पर ये बातें बोली गई, मतलब ये बातें कहीं ना कहीं राज्य के पकड़ को, जो जनता के ऊपर है उसको, राज्य की जो गैर पकड़ है मतलब असंवैधानिक पकड़ है, उससे से लोगों को संरक्षण की बात कर रहा है आर्टिकल 20 का एक। वो भी कौन से केसेस में, आपराधिक मामलों। कौन से केस, क्रिमिनल मामलों में। यहां तक क्या समझ में आई? चलो अब आप आगे देखिए, दूसरी बात ये कह रहा है वो, जो दूसरी बात है वो भी थोड़ी सी समझ लीजिए। दूसरी बात बहुत सिंपल सी बात है उनकी कि किसी भी, जब उसको आप सजा दे रहे हो तो सजा देने के बाद में दोहरे दंड से, अगर मैं दूसरी बात हूं, दोहरे दंड से संरक्षण, मतलब जब उसने कोई कृत्य किया है तो उसको उस कृत्य के लिए केवल एक बार सजा मिलेगी, 2 बार नहीं। मतलब एक बार उसे सजा मिल गई है तो उसको अगली बार फिर से उसी कृत्य के लिए सजा नहीं मिली। मान के चलो एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को बुरी तरह से मारा, ब्लीडिंग हुई, तो आपराधिक मामला बना। आपराधिक मामला बना, कोर्ट गया, वो व्यक्ति जिसकी ब्लीडिंग हुई थी, और कोर्ट ने उस व्यक्ति को 6 महीने की सजा दी।
अब 6 महीने की सजा मिल गई तो मतलब उसे उसके उस कृत्य के लिए सजा मिल चुकी। अब वो व्यक्ति जिसकी ब्लीडिंग हुई थी वो अगर पुनः चाहे कि इस व्यक्ति को फिर से सजा हो तो वहां पर वो वैसा नहीं कर सकता। तभी कर सकता है जब कोई नया कृत्य किया जो आपराधिक मामलों से संबंधित हो। यहां पर ये ध्यान में रखिएगा। इसमें एक और शब्द है ट्रायल। ट्रायल अभियोजन। देखिए, हमारे देश के ऊपर दो देशों के संविधान का बहुत अधिक प्रभाव रहा। एक रहा यूके और एक रहा यूएसए। यहां पर हमें एक जगह पर जो ट्रायल शब्द है वहां पर आपको प्रभाव नहीं दिखाई देगा। दोहरे दंड से संरक्षण का मतलब है कि उसको उस कृत्य के दौरान कृत्य कर चुका है तो उसको उस दंड की सजा मिल चुकी तो अब नहीं मिलेगी। पर जो ट्रायल शब्द है यहां पर अगर आप बात समझोगे तो अमेरिका और यूके में एक बात है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई कृत्य किया है और कृत्य करने के दौरान पुलिस तहकीकात कर रही है और कोर्ट में लगातार उसकी पेशी लग रही है, पेशी लगने के बाद में उसके द्वारा किया गया कृत्य साबित नहीं हो रहा है और साबित नहीं होने के कारण एक बार कोर्ट ने कह दिया कि आप इस मुकदमे को बंद करो तो उसके बाद में उस मुकदमे को पुनः नहीं खोला जाएगा। उस मुकदमे को पुनः नहीं खोला जाएगा कि भैया उस व्यक्ति ने जो काम किया है उसके सबूत हमें बाद में मिले। एक बार अगर केस बंद हो गया तो पुनः उसको नहीं खोला जाएगा। ये अमेरिका और यूएसए में, ये यूएसए में चलता है और अमेरिका ने उस बात को बहुत अच्छे से माना। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति के द्वारा कोई कृत्य किया है और कृत्य करने के बाद में उस कृत्य के विषय में छानबीन हो रही परंतु सबूत नहीं मिल रहे तो एक बार केस बंद हो गया। पर कोई दूसरा कृत्य हुआ होता और उस कृत्य की छानबीन करने के दौरान पहले कृत्य के विषय में भी अगर सुराग मिलते हैं तो फिर से उस जो केस था उसको पुनः रीओपन किया जा सकता है और रीओपन करने के बाद में उसे सजा दी जा सकती है। ये हमारे देश के संविधान और यूके और यूएसए के संविधान से थोड़ा सा अंतर है। ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये बात अगर आपको ध्यान में है तो आपको एक और बात बता दें हम कि कोई भी व्यक्ति कोई कृत्य या कोई गुनाह करता है तो गुनाह करने के दौरान एक ही गुनाह नहीं करता है। उस कृत्य को करने के दौरान उसके साथ कई सारे कार्य ऐसे रहते हैं जो गुनाह की श्रेणी में आ जाते हैं। तो उसके लिए हर कृत्य के लिए अलग अलग सजा होती है। हर कृत्य के लिए कैसी रहती है? अलग अलग सजा। जैसे मान के चलो किसी व्यक्ति को किडनैप किया तो किडनैप करने के दौरान वो कई सारे ऐसे गुनाह कर सकते हैं। किडनैपिंग तो एक अपने आप में आपराधिक श्रेणी में आता है। पर किडनैप करने के दौरान उसने जो गाड़ी ली वो चोरी वाली खरीदी तो मतलब ये भी एक कृत्य है। उसके बाद में उस बच्चे को किडनैप किया, किडनैप करने के बाद में उसे 2 से 3 लाफे मारे, ब्लडिंग हुई तो हाफ मर्डर केस। ये भी किडनैपिंग तो है ही अपने आप, तो मतलब 2 केस बन गए। उसके बाद में उसे एक अंधेरी सुनसान जगह पर रखा गया और अमानवीय कृत्य किए गए तो ये भी एक क्या हो गया? कृत्य। ये भी आपराधिक। तो मतलब जब वो कोई कार्य करता है आपराधिक तो उसके द्वारा किया गया कार्य आपराधिक एक ही नहीं रहता बल्कि कई सारे रहते हैं और उन सब कार्यों के लिए उसे अलग अलग सजा मिलती है। और अलग अलग सजा मिलती तो ये कोर्ट के ऊपर निर्भर रहता है कि उन सजा को एक के बाद एक लगाए या फिर पैरेलल लगाए। मतलब एक कृत्य के लिए 6 महीने की सजा, दूसरे कृत्य के लिए 5 साल की सजा, तीसरे कृत्य के लिए 6 साल की सजा। तो मतलब कुल मिलाकर इसे कितनी सजा होगी? 11 साल 6 महीने। तो कोर्ट ये निर्धारित करता है कि उसे ये सजा एक के बाद एक खत्म होने के बाद करे या फिर एक के बाद एक ना करके एक दूसरे के साथ में। मतलब वो 6 महीने वाली सजा, 5 साल वाली सजा और 6 साल वाली सजा, तीनों सजा एक साथ को क्या कर रहा है? वो वहन कर रहा है। तो ये भी हो सकता है। ये बातें थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जब आप जुडिशरी में जाओगे तो वहां पर भी आपको बहुत सारी बातें क्लियर होते चलेंगी। तो यहाँ तक के 20(2) आपको समझ में आ चुका होगा। 20(2) अगर आपको समझ में आ गया तो इसी के बाद में 20(3) भी आप समझ लीजिए। 20(3) तो और मजेदार है। अपने विरुद्ध गवाही से संरक्षण। 20(3) क्या कहता है? अपने विरुद्ध गवाही से संरक्षण। मतलब
व्यक्ति को अब क्या होता है, एक केस रहता है, उस केस की छानबीन हो रही है, और छानबीन हो रही है तो उस केस के अगर कोई क्लू मिल ही नहीं रही, तो उसी व्यक्ति का क्या किया गया, नार्को टेस्ट किया गया। नार्को टेस्ट जब किया गया तो मतलब अर्ध निद्रा में उससे कुछ बातों को उगलवाने की कोशिश की, और उगलवाने की कोशिश की गई तो मतलब अर्ध निद्रा में, और हमेशा क्या बोला जाता है, होशो हवासों में। होशो हवासों में मैं कहता हूं कि ये बातें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में बोला जाता है, जितनी कोर्ट रहती। तो ये बात ये कह रहा है कि अपने विरुद्ध गवाही से संरक्षण, मतलब कोई भी पुलिस कस्टडी में हो, दो प्रकार की कस्टडी होती है, एक न्यायिक कस्टडी और एक पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी जब गिरफ्तार किया है तो पुलिस कस्टडी रहती है, और जैसे ही वो न्यायालय में जाता है, न्यायालय फिर बोलती है कि आपको हम पुलिस के साथ में कुछ समय के लिए रखते, तो उसे कहते हैं न्यायिक कस्टडी। ऐसा क्यों रखा गया, ताकि वो पुलिस के कहीं ना कहीं टॉर्चर से बच सके, क्योंकि पुलिस जब मारेंगी तो स्वाभाविक रूप से वो व्यक्ति अपनी जान और अपनी माल को कम करने के लिए, जान को बचाने के लिए, माल को कम करने के लिए वो बोल रहे हैं हाँ मैंने किया, ये कृत्य भले नहीं किया तभी बोल सकते मैंने किया। तो इस प्रकार के टॉर्चर विभत्स कार्य से बचने के लिए ये आर्टिकल को जोड़ा गया, और इस आर्टिकल को जोड़ने के बाद में ये भी कहा गया कि भैया नार्कोटिक्स जैसी जो कार्य पुलिस के द्वारा किए जाते हैं, वे कार्य नहीं किए जाना चाहिए, क्योंकि वो कार्य आर्टिकल 20(3) का उल्लंघन करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंटों में कहा है। तो मतलब मैंने आर्टिकल 20 समझाने की कोशिश की। आर्टिकल 20 छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, एक ही लेक्चर में आ जाता है। तो आर्टिकल 21 थोड़ा सा बड़ा है, 21 और 22 में थोड़ी सी बातें अलग प्रकार की हैं, तो वहां पर थोड़ा समय लगेगा, स्वाभाविक रूप से समय लगेगा। मैं समय ले लेके पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको हर पॉइंट अच्छे से समझ में आए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। साथ में मुझे और आपराधिक कार्य इसमें आप और सिविल कार्य, इन दोनों में अंतर बताइएगा। भूत लक्ष्मी और भविष्य लक्ष्मी में भी आप अंतर बताइए। 2 क्वेश्चन आपके सामने रखे, इन दोनों क्वेश्चन को बढ़िया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर उसे लाइक करिएगा। थैंक यू।